हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक प्रमेय देखने वाले हैं। ये प्रमेय समझ में तभी आएगा जब आपको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वो अद्वितीय तरीके से होता है, यूनिक तरीके से होता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। अब हम लोग चलिए इस प्रमेय को देखते हैं। देखिए प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी a धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सभी जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सभी धनात्मक पूर्णांक कही जा सकती है। ठीक है। और p एक अभाज्य संख्या है। p अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। यानी कि ये p अभाज्य संख्या होने का मतलब कि वो खुद से विभाज्य है और 1 से विभाज्य है। ठीक है। तो p एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है। p एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित कर देती है। विभाजित कर देने का मतलब है कि इससे उसमें भाग देने पर वो पूरी तरह से कट जाता है, शेषफल आपका 0 आता है। तो तब क्या हो सकता है कि p a को भी विभाजित करेगी, यानी कि अगर यह अभाज्य संख्या p a यानी कहने का मतलब कि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, तो यह p, यह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय में कहने का सेंस यही है और इसी को हम लोग यहाँ प्रमाणित करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है। हमारे पास ऊपर क्या करा कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और अभाज्य संख्या जो p है किसको? a स्क्वायर को विभाजित करती है। इतना तो चीज हमारे पास दिया है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कथन में यहाँ पे दिया है कि यदि क्या दिया जी कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि a एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है। अब देखिए इस स्टेटमेंट से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इस चीज को देखते हैं। a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक में आपका क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे आगे अनंत तक जा सकता है। अभाज्य संख्या में क्या हो सकता है? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए इसमें कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए मैं संख्या 1 लेता हूं और 1 का वर्ग करता हूं, तो 1 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा? 1। क्या यह 1 इनमें से किसी भी अभाज्य संख्या से विभाज्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ये जो a धनात्मक पूर्णांक है ये 1 हो ही नहीं सकता है, 1 से बड़ा और कोई हो सकता है। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 जो होगा इससे विभाजित हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 इससे विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक होगा, जो धनात्मक पूर्णांक है a, यह 1 को छोड़कर कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक हो सकता है ना। इससे निष्कर्ष यही निकलता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि a जो धनात्मक पूर्णांक है वह 1 से बड़ा होगा। धनात्मक पूर्णांक तो है जो 1 से बड़ा होगा, तो पहले लिख सकते हैं अतः a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने का रीजन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं, लिख सकते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में मैंने बताया था, प्रमेय से बताया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लोग a जो धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, a जो धनात्मक पूर्णांक है उसे हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर है a। हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो मान लीजिए आपका
P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे करके कहां तक आता है, मान लीजिए कि इंटू में Pn तक आता है। समझ गया ना, P1 P2 P3 ये सब Pn क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। जहां लिख देते हैं इसी में, जहां P1 P2 P3 ये डॉट डॉट कहा था Pn अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब ये हमने क्या किया कि इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर दिया। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर इसका वर्ग करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर इंटू पी डॉट 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 Pn के स्क्वायर। यानी कह रहे हैं मतलब अगर इसका वर्ग करेंगे तो इधर भी तो वर्ग करना पड़ेगा ना दोनों तरफ। अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या है दिया है वहां पे कि P जो है किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। चूंकि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित यानी पूरी तरह से उसमें विभाज्य हो जा रहा है ना, इसे उसमें भाग करने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। P जो है क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो जब ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए P इसको भी विभाजित करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मान ये है P P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर, ऐसे करके कहां तक Pn स्क्वायर को विभाजित करेगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जब P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए स्क्वायर का मान मैंने यहाँ रख दिया, तो इसको भी विभाजित करेगा कि नहीं जी। अब देखिए हमने जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो पढ़ा तो उसमें अद्वितीयता थी ना जी। आधारभूत प्रमेय से हमने क्या देखा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और उसमें जो भाज्य संख्या होगी अगर हम लोग उसके घातों के गुणनफल को देखें तो अद्वितीय रूप से व्यक्त लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके घातों के क्रम में अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है यानी कि यूनिक होता है। तो क्या होता है जी, घातों के गुणनफल के रूप में यूनिक होता है। यहाँ पे घातों के क्रम में या घातों के गुणनफल के रूप में, घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय होता है। तो अद्वितीय होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 P2 P3 ऐसे करके कहा है Pn तक। बात समझिए यहाँ पे, यहाँ P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn ऐसे Pn स्क्वायर तक इसको विभाजित कर रहा है। तो अगर अद्वितीयता के रूप में देखें, यानी अगर इसके घातों के क्रम में देखा जाए तो ये P जो होगा P1 P2 P3 Pn इनमें से ही एक होगा, में से एक है। देखिए कहने का मतलब है ये P एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, और ए का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो P1 P2 P3 Pn आया। अब हम लोग इसको वर्ग करके रख लिए, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर तक। तो यहाँ पर P ए स्क्वायर को जब विभाजित करता है तो P इनको विभाजित करेगा, और जब इनको विभाजित करेगा, और हम लोग जानते हैं कि घातों के क्रम में इसको अद्वितीय देखा जाता है, यूनिक देखा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो P होगा ये P1 P2 P3 Pn तक जो भी दिए गए अभाज्य संख्या उन्हीं में से कोई एक होगा, उन्हीं में से कोई एक अभाज्य संख्या वो होगा। और जब इनमें से ही कोई एक अभाज्य संख्या, अतः P1 P2 इंटू P3 इस Pn को विभाजित करता है या विभाजित करेगा। और ये P1 इंटू P2 इंटू P3 ये जो दिखे हैं यह क्या है, ये एक अभाज्य गुणक है। तो इसको हटाकर हम लोग इसकी जगह एक नहीं लिख सकते हैं, इसलिए P ए को विभाजित करेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। समझ गए। तो यही है आपका, हम लोग ये जो प्रमेय देखे हैं यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक दिया है
तो उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह धनात्मक पूर्णांक भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब कि एक अभाज्य संख्या से ए स्क्वायर, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग विभाजित होता है तो वो धनात्मक पूर्णांक भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि 3 जो है ना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 3 जो है ना, यहाँ पर कह सकते हैं, मान लो कि 6 के स्क्वायर को विभाजित कर, 36 को विभाजित करता है तो 3 6 को नहीं विभाजित करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है, समझ गए ना। यानी अगर उस किस संख्या के वर्ग को यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या को विभाजित कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा है, तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी, उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। यही आपका इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब था और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आने वाले एक्सरसाइज में बनाने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ऐसे तो प्रमेय देता नहीं है, आपका सिलेबस इतना इजी कर दिया है कि ये सब प्रमेय देगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।